बहुत सारी योजनाएं, एक नया मॉडल दिया छत्तीसगढ़ ने। बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स भी हैं आपकी। आपको 4 साल में वो सबसे अच्छी स्कीम कौन सी लगी जिससे आपको संतुष्टि मिली हो, और कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें लगता है कि आखिरी साल में काम करने की जरूरत है? बहुत सारी योजना, बहुत सारे कार्यक्रम हुए और जिन योजनाओं के लागू होने से लोगों को लाभ मिला और उसके चेहरे में जो मुस्कान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चाहे योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का हो, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, किसान न्याय योजना हो, चाहे वो लघु उपज संग्रहण की बात हो, तो जो योजना लागू की उसके चेहरे में जो मुस्कान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आखिरी साल में कौन सी ऐसी योजना है जिस पर आपको लगता है कि और ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है? बहुत सारे हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले फिर भी कम निकले। क्या बात है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे, हाँ, उन वादों में एक ऐसा वादा है जिसके बारे में बार बार लगातार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो अनियमित कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इस साल उनको सौगात मिल सकती है? देखिए हमारे एजेंडा में है, घोषणा पत्र में है, और हम लोगों की बात ये सब बातें जहन में भी है। तो अभी समय भी है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है उसमें सब विचार विमर्श भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम किसी को निराश करेंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए जितना संभव हो सके करने का प्रयास है। एक और चीज की अभी आरक्षण बिल को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, इसको लेकर के भी आपने सवाल उठाए हैं। क्या लग रहा है कि ये बिल आगे आप लोगों को क्या दिख रहा है अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से कि क्या इसका अंजाम होने वाला है? भाई विधानसभा बुलाए थे, बिल राजभवन से भेजने से पहले क्या था कि राज्यपाल महोदया ने कहा कि जैसे बिल आएगा मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। जब राज्योत्सव कार्यक्रम था तब भी मुझसे कहा कि इसका अध्यादेश ले आइए या फिर विशेष सत्र बुला लीजिए। तो हम तो सकारात्मक देख रहे थे, लेकिन जैसे बिल गया और आज जो 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक आत्म परिसर से लिखा हुआ है और उसी को भेजा गया है, जबकि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जो विधानसभा पारित हो किसी विभाग से उसकी जानकारी ली जाए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल या तो उसको लौटाए, राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजे, राज्यपाल चाहे तो असीमित समय तक के उसको अपने पास रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है उनके पास। लेकिन जनता की जो डिमांड है आरक्षण तो लागू, क्योंकि अभी भर्तियां सब रुकी हुई है, तो हम किस आधार पे करेंगे? तो इसलिए उनको हम आग्रह करेंगे कि भाई जो विधानसभा में सभी पार्टियों ने, सभी दल के लोगों ने, न केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जोगी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वो सब लोगों ने समर्थन किया है। तो ये समझ लीजिए कि हाउस के जो मूड है वो पूरे प्रदेश का मूड है, और प्रदेश के जो मूड है उसके विपरीत जाके कोई फैसला तो नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है फिर राजभवन जो है वो राजनीतिक दबाव में है या राजनीतिक भूमिका अदा कर रहा है? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में ही है। देख लीजिए उनके कार्यकाल, देख लीजिए केंद्र में भी देखें तो वो कर क्या रहे हैं। सारे जो संस्थाएं हैं वो सबको बेच रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम सब बिक रहा है। एयर इंडिया बिक गया, जितने भी स्टील प्लांट है वो बिकने की लाइन में है, पावर प्लांट हो, चाहे ONGC, चाहे बीमा, ये सारी चीज लाइन में जो बिक जाए वो सबको बेच रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है, सब बेच रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कैसे? और दूसरा IAS में भी आप देखेंगे 15% कारपोरेट सेक्टर से ले रहे हैं, तो मतलब वहाँ भी आरक्षण की कटौती कर रहे हैं। तो जहाँ मौका मिल रहा है वो आरक्षण को हतोत्साहित कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं। 14 लाख पद खाली के भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली आरक्षण के विरोध में है और उसके कारण से बहुत सारे प्रपंचों कर रहा है। ये भी उसी की हिस्सा है। ये कहा जा रहा है कि
जो पब्लिक है अलग अलग सेक्शन से, वो लगातार ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भर्तियां की जाएं, रिजर्वेशन बहाल किया जाए। अब आगे क्या नजर आ रहा है? अब ये तो बड़े विकट संकट है। यदि बिल को यदि राज्यपाल रोक के बैठे रहे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? फिर तो जो करना है जनता तय करेगी। जनता के पास बताया, हम भाई जनता की डिमांड थी तो हमने तो विधानसभा सत्र बुला लिए। और भारतीय जनता पार्टी तब के 70 दिन क्यों किए? फिर उसे कहते हैं कि इतना हड़बड़ी क्यों था? मतलब दोनों प्रकार की बात वो करते थे। अब जब हो गया तो उसे रोकने के हर प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। ये तो न्यायोचित तो नहीं है, उसको तो देना ही पड़ेगा। जी, एक जो 3 साल की अगर छत्तीसगढ़ की 4 साल की पॉलिटिक्स को देखें तो आपने एक चीज को, मैं वाद नहीं कहूंगा बल्कि छत्तीसगढ़ियापन, उसको प्रमोट किया है। जब आपने इस पर शुरू किया, इस पर ध्यान दिया, तो आपको क्या लगा कि क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए या फिर ये जनता की आकांक्षा है? पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग की वो सांस्कृतिक था। हमारे सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत ही समृद्ध हैं। छत्तीसगढ़, जहाँ हमारे बस्तर में, सरगुजा में हमारे आदिवासियों की संस्कृति है। मैदानी हिस्से में देखें तो उसकी अपनी संस्कृति है। अनुसूचित जाति है, उसकी संस्कृति है। सब मिला के छत्तीसगढ़िया संस्कृति है। सब मिला के अलग अलग बोलियां हैं, उसको भी समृद्ध करने का। और फिर राजगीत बनाने के बाद फिर लोक पर्व अलग अलग है, अलग अलग लोक पर्व हम लोग मनाते हैं। फिर लोक संगीत है, नृत्य है, वो सारी चीज़ें हैं जिसको हमने न केवल उसको संरक्षित किया बल्कि संवर्धित करने की कोशिश की। और सारे लोक पर्व की छुट्टियाँ उसको मनाने की कोशिश, उसमें भागीदार बनना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन। तो ये एक्चुअल में संस्कृति को बढ़ावा देने की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आज हर छत्तीसगढ़िया अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या, किसी सरकार में क्या हो सकता है? नौकरशाही से लेकर के सब जगह ये चीज नजर आ रही है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज कि आज की स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जहां पे 1 साल बामुश्किल बचे हुए चुनाव में, ऐसी परिस्थिति में आज भाजपा को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या लगता है आपको कि अभी फाइट करने की स्थिति में है कांग्रेस में? चूंकि कांग्रेस ने काफी काम किया है और जो रहा है आपका कि काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा को कैसे आंकते हैं? क्या कमजोर नजर आती है भाजपा या फिर ताकत उसकी बरकरार है? देखिए, 15 साल उनको मौका मिला छत्तीसगढ़ में काम करने का, और हमको 5 साल अभी मौका मिला है, 4 साल पूरे हुए। तो जिस ढंग से हम लोगों ने काम किया है, किसानों को समृद्ध करने का, गौपालकों को समृद्ध करने का, हमारे लघु पनत संग्राहक हैं उनको समृद्ध करने का, ये सब जो काम किए पिछले 15 साल में नहीं हुआ था। तो दूसरी बात, जो संस्कृति को लेकर हम बढ़े, वो काम 15 साल में नहीं हुआ। तो जो छत्तीसगढ़ के साथ जो अपनापन है वो हम लोगों ने डेवलप किया है। स्वाभिमान के साथ लोग जी रहे हैं। बस्तर में पहले जाते थे तो भय का वातावरण रहता था, आज वो नहीं है। तो ये सारी जो स्वाभाविक जो जीवन जीने के आदि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहे हैं, स्वतंत्र स्वाभाविक रूप से, तो वो वातावरण देने की हमने कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी की इसके पास कोई जवाब नहीं है। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये चीज़ जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके पास संगठन है, एक से एक षड्यंत्र करते हैं। कभी सांप्रदायिकता का ओढ़ लेंगे, कभी धर्मांतरण का से गुफा छोड़ेंगे, तो कभी और कुछ करेंगे। लेकिन सारी कोशिश है वो नाकाम है। लगातार अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अभी और चर्चा चल रही है फिर से न बदल जाए, प्रभारी बदल रहे हैं। वो सारे कवायद हैं, वो छत्तीसगढ़ में काम नहीं आएगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप चूंकि कई राज्यों के पर्यवेक्षक बनाए गए, वहाँ पे देखा आपने कि बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी चेंज की है कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार तो रमन सिंह थे, लेकिन इस बार मोदी भी रहेंगे। अच्छी बात है। हिमाचल में तो हमने जीत हासिल की ना, मोदी जी के नाम से वोट मांगे थे वहाँ। लेकिन हर जगह थोड़ी चलेंगे मोदी जी।
और फिर आप देखेंगे हिंदुस्तान के नक्शा में अब भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है, एक पट्टी भर है, और उसमें भी वो प्रदेश जहां उनको जनादेश नहीं मिला था, जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बच गया उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और नॉर्थ ईस्ट। बस इतने ही बचे, ये पट्टी बचा, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। गुजरात है, सही मायने में जीता, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में तोड़ फोड़ के बनाया। ये जो हिमाचल में जीत मिली है, जी। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी है? ये वहां की जनता ने ये बता दिया कि जो उत्तर भारत है, वहां एक स्टेट में कांग्रेस नहीं था, अब उसकी शुरुआत हुई पहाड़ से, और वहां लोगों ने बता दिया कि जो मूल जो समस्या है उसको लेके राजनीति करनी पड़ेगी, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो। नफरत के आधार पर राजनीति लंबा समय तक नहीं चल सकता। ये हिमाचल के लोगों ने संदेश दिया। एक और चीज़ कही जा रही है कि छत्तीसगढ़िया मॉडल जिसको लेकर के आप कई बार बात कर चुके हैं, कई बार कांग्रेस बात कर चुकी है, ये उस मॉडल की भी जीत है जिसमें डिलीवरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, विश्वसनीयता की। भाई हमने जो कहा है, आप लोगों ने चुनाव प्रचार में ये बात कही। जी, सही बात है। राहुल गांधी जी 10 दिन में ऋण माफी की बात की थी, हम 2 घंटे के अंदर में कर दिए। 2500 रुपये में खरीदी की बात है, अड़ंगा लगाया केंद्र सरकार, उसके बाद भी अब धान खरीदी कर रहे हैं, और उसकी कीमत अब कहीं ज़्यादा है, अब तो 2640 रुपये हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को विश्वास दिलाता है कि विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस है वो जनता के साथ खड़ी रहती है। शुरुआत में मैंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि क्या अचीवमेंट है कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोगों के दिलों में जो नफरत भर दिया गया था, तो उससे भारत जोड़ो शुरुआत हुई। लोगों के जो मूल मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी, उससे लोगों को दूर कर दिया गया था, उससे एड्रेस कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हाँ, ये हमारे मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ये फर्क आया है। और जो राहुल गांधी के बारे में बहुत सारे ये लोग भ्रांति फैला के रखे थे, इस पद यात्रा सब कुछ ध्वस्त हो गया। अभी 1 साल है, अब आपके राज्य में चुनाव है। हमने देखा कि 5 साल लगातार अन्य राज्यों में आप गए, प्रचार किया आपने, तो आखिरी साल फिर से दूसरे राज्य में भी जाएंगे या फिर छत्तीसगढ़ ही? सबसे पहले छत्तीसगढ़ चुनाव होता है, कर्नाटक में उससे पहले होगा। कर्नाटक का होगा, तो वहाँ मैंने कह दिया कि भाई मेरे राज्य में चुनाव होने वाला है, मैं उसकी तैयारी करूँगा। लेकिन इसके पहले हमारे यहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। हाँ, राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा, फिर नई कार्यकारिणी भी बनेगी। तो क्या इससे क्या बदलाव देख रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं बदलाव की? देखिए, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे फैसले होंगे, लेकिन महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इसका आयोजन किया जाए। हाँ, पूरे देश भर के लोग आएंगे, तो अच्छा है, हमको अवगत करने का अवसर मिला है। एक और सवाल कि बहुत सारे वादे आप लोगों ने 2018 में किए, उन वादों को पूरा किया, कुछ वादों पे काम करना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे वादे कर दिए, अब 2023 में किन वादों के साथ जाएंगे? देखिए, विकास कार्य कभी रुकता नहीं है। और अब हम लोग पहले जब राजनीति करते थे तो मुरम रोड की मांग करते थे लोग, खरंजा निर्माण की मांग करते थे। आज बदल गया, आज डामर रोड चाहिए, आपको सीसी रोड चाहिए। परिवर्तन आया ना। पहले हैंडपम्प मांग लेते थे, पहले कुआं मांगते थे, हैंडपम्प आया, अब घर घर में नल की बात हो रही है। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, तो उसके साथ डिमांड भी बदल जाती है। ये जो 2023 के दरमियान का जो फासला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना क्रूशियल है एक मुख्यमंत्री के तौर पे? राजनीतिक रूप से तो है ही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहेंगे आप, समय कम है, तो कुछ लिस्ट बनाया हुआ है कि क्या क्या करना है? रुपेश जी, जो व्यक्ति, जो छात्र चुनाव समय तैयारी करता है वो तनाव में रहता है, और जो छात्र
क्लास लगने के पहले दिन से ही यदि तैयारी करे तो उसे परीक्षा का डर नहीं लगता।